हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। तो कल हमने पढ़ा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। उससे पहले कुछ हम मुख्य बातें याद दिला देते हैं। जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी में भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे। पहला अरब आक्रमणकारी, दूसरा तुर्क। तुर्क में भी दो आक्रमणकारी आए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। और आक्रमण किसने किया था हम पर, भारत पर? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो मोहम्मद बिन कासिम था। और उसके बाद तुर्क में आक्रमणकारी था पहला सुबुतगीन था और दूसरा था महमूद गजनवी। और दूसरा आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ते हैं सल्तनत काल। कल मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुवाचा। और दिल्ली सल्तनत काल का आरंभ 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था, जिसमें 7 वंश थे। जिसमें वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इसके कितने संस्थापक थे? 7 संस्थापक। कौन कौन थे? कौन कौन संस्थापक थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो सुनिए फ्रेंड्स, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मालिक तथा सिप सलाहकार की उपाधि धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे। इन्हें हातिम भी कहा जाता था। गरीबों के प्रति दया का भाव कौन रखते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, इसीलिए इन्हें हातिम भी कहा जाता था। ये लाखों में दान किया करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख में भी दान करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। इन्हें कुरान पूरा याद था। समझ लीजिए, कुरान पूरा याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। कुरान खान भी कहा जाता था। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे। इनके दरबार में कौन? मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासिर पुस्तक लिखी। इनके दरबार में कौन रहते थे? मिनहाज उस सिराज रहते, जिन्होंने तबकाते सिराज पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजाम भी रहते थे। हसन निजाम रहते थे, जिन्हें ताज उल नासिर पुस्तक लिखी। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनके दरबार में कौन रहते थे? मिनहाज उस
सिराज रहते थे जिन्होंने तबकाते नासिर पुस्तक लिखी, और इनके दरबार में हसन निजाम भी रहते थे जिन्होंने ताजुल नासिर पुस्तक लिखी। जिन्होंने क्या लिखी? ताजुल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय, मतलब ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर विजय किया था तो वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। मतलब कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस स्थान पर बनाया गया था? तो किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। यह भारत की पहली मस्जिद थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहली मस्जिद क्या थी? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद। तो भारत की पहली मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन गुरु थे? बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। बख्तियार काकी थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ऐबक ने अफगानिस्तान के जामा मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली के महलौरी नामक स्थान पर कुतुब मीनार बनवाई। ऐबक ने किस मीनार से प्रेरित होकर? अफगानिस्तान के जामा मीनार से प्रेरित दिल्ली में स्थान है महरौली, जहाँ पर कुतुब मीनार बनाए, किंतु पूरा नहीं कर सके कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को। ऐबक ने कुतुब मीनार के 2 मंजिल बनवाया। क्वेश्चन पूछ देगा कुतुब मीनार का 2 मंजिल तक किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि शेष 3 मंजिल इल्तुतमिश ने पूरा किया। और शेष मंजिल किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मीनार पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या गिर गई थी? इस मीनार पर बिजली गिर गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नहीं बनवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक आए और इसका पुनर्निर्माण कराया। किसने? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक को FST भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं? FST भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया था। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी था जो बहुत ही घृणित शासक था। मतलब वो दूसरों से जलता था, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनाए कुतुब मीनार के बनाए मीनार को उसके प्रतिद्वंदी मीनार से अलाई मीनार बनाया। किंतु इंजीनियर के चलते इसका मीनार आधे पर रह गया। इसका मीनार जानते हैं कैसे बनाया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे सर थे जिसने मुझे बनाया था। इसका मीनार बनते बनते ऐसा हो गया जो कि आगे जाकर बन ही नहीं सका। मेरा पेन नहीं काम कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए, फिर कभी बताऊंगा।
आगे बढ़ते हैं। अलाई में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार में अलाई दरबार लगाया था। मतलब कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया तो उसमें दरवाज़ा नहीं लगा था, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा लगा दिया। अलाई दरवाज़ा कहाँ लगाया, क्वेश्चन पूछ देता है, तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में। 1210 में लाहौर में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। किसे घोड़े से खेलते के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कब हो गई? 1210 में। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। अब ऐबक के बाद शासक आते हैं गुलाम वंश में आराम शाह। कौन आते हैं? आराम शाह, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं, 1210 से 1211 ईस्वी तक थे। 1210 से 1211 ईस्वी। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। ऐबक के उत्तराधिकारी तो थे किंतु अयोग्य थे। 1211, यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर 11 होगा। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर शासक बन गया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश हटाकर शासक बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश का शासनकाल पढ़ते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। कब से कब तक? 1211 से 1236 ईस्वी तक। इसने गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। मतलब समझिए, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। इसने याल्दोज को पराजित कर दिया। तराइन का तृतीय युद्ध पूछ देगा तो इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ। कब हुआ? तो 1215 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ सलाहकार और मालिक की उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा एक मुस्लिम में पढ़ाया जाता है, कैसे हम लोग में पंडित को बुला कर पढ़ाया जाता है जब कोई राजाभिषेक होता है, वैसे ही सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद खुतबा पढ़ाया गया। शासक बनने से पहले यह बदायूं अभी का नाम यूपी का सूबेदार था। बदायूं यूपी का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। इसलिए इसे सल्तनत काल में दिल्ली राजधानी ही लमसम सब राजाओं की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। इसने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुंतसिर बिल्हा से खिल्लत एक डिग्री होती है जो हासिल की। क्या? शासक बनने के लिए खलीफा अल मुंतसिर बिल्हा, माफ कीजिएगा थोड़ा नाम टेढ़ा है, से खिल्लत यानी डिग्री हासिल की। क्या की? खिल्लत यानी डिग्री हासिल की। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल चांदी का टंका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया।
इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को गुम्मद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गुम्मद तथा मकबरा निर्माण का जनक किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं गुम्मद तथा मकबरा निर्माण का जनक। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कहाँ बनाया? सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनने वाला भारत का पहला मकबरा था। यह बात याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने अपने बेटे का मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहाँ बनाया था? सुल्तानगढ़ी में बनवाया। और यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनने वाला भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। इल्तुतमिश के समय अगर कोई न्याय नहीं देता था, मतलब कि न्याय नहीं हुआ, तो वह लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे खड़ा हो जाए तो उसे न्याय मिल जाएगा। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि मतलब इक्ता व्यवस्था भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले क्या दिया? भूमि दिया, जिसे आगे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। आगे इक्ता व्यवस्था। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनवाया था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक परिषद बनाया, जिसे चालीसा दल या तुर्काई चिहलगांव कहते थे। इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते चंगेज खान दिल्ली के सीमा तक पहुंच गया था। इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी था जो चंगेज खान को धोखा दिया और वहाँ से मतलब चंगेज खान कहाँ? तिब्बत में था। तिब्बत से भाग आया तो यह दिल्ली में रहने आया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण में नहीं दी, क्योंकि अगर उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था चंगेज खान, वो जहाँ जाता था वहाँ कहते ना गद्दर मचा देता है, गद्दर वैसी मचा देता था, मार काट एकदम चालू कर दे। इसलिए इल्तुतमिश जानता था, इसलिए उसने जियाउद्दीन को अपना शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। मतलब कि इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक और गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? मैंने आगे आपको बताया था कि इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1236 में किसकी मृत्यु हो गई? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और 1210 में किसकी मृत्यु हो गई थी? चौगाना खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और इसने अपने शासनकाल में ही रजिया सुल्तान को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 तुर्क सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर स्वानुद्दीन को शासक बना दिया। क्योंकि रजिया एक महिला थी, इसलिए उसे शासक नहीं बनाया गया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई। जनता का हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बन गई। मतलब कि वो मांगने गई थी अपनी कि मेरे पापा ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो मुझे
न्याय चाहिए कि मेरे जगह पर दूसरा को क्यों उत्तराधिकारी बनाया गया, इसलिए इसे न्याय मिला और यह शासिका बन गई। और यही क्वेश्चन आता है जब हम लूसेंट पढ़ते हैं तो भारत की पहली महिला शासिका तो रजिया सुल्तान कब से कब तक रही? 1236 से 1240 ईस्वी तक रही। यह पहली महिला शासिका थी जो पुरुष के भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी। यह पहली महिला शासक थी जो पुरुष के भांति जैसे पुरुष कैसे पहले जैकेट वो पहनता था, सहरा पहनता था, वैसे पहनकर पुरुष की तरह कपड़े पहनकर आती थी दरबार में और शासक। 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली में मलिक याकूत था। दिल्ली में क्या था? मलिक याकूत के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था, जो कि मान सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज के काल में किसके साथ था? मलिक याकूत कहाँ का था? दिल्ली का था। तवर हिंद पंजाब, तवर हिंद उस समय का नाम था, इस समय का नाम पंजाब में इकदार मलिक इकदार था। जो क्या था? मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया ने किससे विवाह कर लिया? अल्तुनिया से। समझ लिए? दिमाग देखिए उस समय का, युद्ध में हार रहे थे तो शादी कर लिए तो वो हो गया। ये मगध में भी ऐसा कांड होता रहता था। जब हम पढ़ते थे प्राचीन भारत, जिसमें मगध साम्राज्य था, जिसमें भी ऐसा ही हुआ था। विवाह कर लिया, किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या करवा दी। 40 तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या करवा दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई। इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। रजिया क्या साबित हुई? एक असफल महिला साबित हुई, जिसका प्रमुख कारण एक महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि रजिया अगर महिला न होती तो वह भारत के महान शासकों में लिया जाता। मतलब रजिया का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता अगर रजिया महिला न होती तो। आगे बरहम शाह 1240 से 1242, इन्होंने कुछ खास किया नहीं, इसको हम स्किप करेंगे। और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, इन्होंने भी कुछ खास काम किया नहीं। और आगे चलते हैं नसरुद्दीन शाह 1246 से 1266, यह एक मितव्ययी मतलब कम खर्चीला शासक था। नसरुद्दीन शाह कैसा शासक था? मितव्ययी और कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन चलाता था। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना शासन चलाता था? तो वो था नसरुद्दीन शाह। इसके गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया और गुलाम था बब्बर। इसने एक गुलाम था, कौन था? बब्बर था, जिसको चालीसा दल में शामिल किया। इसने बब्बर को उलुग खान की उपाधि दी। यह क्वेश्चन पूछ देगा कि बब्बर को उलुग खान की उपाधि किसने दी? तो नसरुद्दीन शाह। और उलुग खान किसे कहते हैं यह भी पूछ देगा, तो बब्बर को कहते हैं। इसके समय बब्बर की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई थी।
किसके समय बब्बर की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई थी? तो नसरुद्दीन शाह के समय बब्बर की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ गई थी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद शासक बना बब्बर 1266 से 1287 ईस्वी। यह ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा तथा पैगोसा जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। बब्बर कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। इसने क्या लागू किया? सजदा तथा पैगोसा जैसी ईरानी पद्धति को लागू किया। इसने नवरोज त्यौहार, मुसलमान में एक त्यौहार होता है 9 दिन का, इसने नवरोज त्यौहार को भी प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत, क्या था? राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया किसने? बब्बर ने। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया, मतलब कि राजा ईश्वर की एक छाया है या प्रतिनिधित्व है। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। आपसे पूछ देगा दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन में दे देगा। अगर ऑप्शन ज़्यादा टफ दिया तो एक ऑप्शन में दे देगा उलुग खान और ऑप्शन बी में दे देगा बब्बर। तो ऑप्शन सी में दे देगा ए और बी। आपको कौन सा ऑप्शन मारना है? ए और बी, तीसरा ऑप्शन। बब्बर ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बब्बर जो जानता था कि चालीसा दल कुछ खास करता नहीं है, इसलिए उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बब्बर ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाया था। बब्बर ने कहाँ मस्जिद बनवाया? गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाया। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? यूपी में है। यूपी में एक मस्जिद बनाया। अब बब्बर के बाद कैकुबार शासक बने। अगला शासक कैकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासक किया। बब्बर के बाद कौन शासक बने? कैकुबार बने, जो एक शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमरस था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमरस था। और 1290 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। 1290 ईस्वी में फिरोज शाह ने किसकी हत्या कर दी? क्यूमरस की। और फिरोज शाह को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहते हैं। अब जानते हैं कि गुलाम वंश में कितने शासक हुए। गुलाम वंश में कितने शासक हुए? तो गुलाम वंश में शासक कौन कौन हुए? कुल 11 शासक थे गुलाम वंश में। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीनिया, रजिया सुल्तान जो पहली महिला थी शासिका थी, बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह जो टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और बब्बर या उलुग खान और कैकुबार और क्यूमरस। यह क्वेश्चन अधिक पूछता है कि दिल्ली की गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमरस। तो चलिए आगे चलते हुए आगे हम पढ़ेंगे। आपको यह झलक पता चल ही गई होगी कि आगे हम पढ़ेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। यह सबसे इनका शासनकाल, इस वंश का शासन सबसे छोटा था। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।